पाकिस्तान के अंदर कुछ खबरें वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। नाज़रीन, जो टाउट है उनकी जरूरत बहुत बढ़ गई है और ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट अपने पाँव पे वो कुल्हाड़ा मार रही है कि कल को ये बैठ के रोएंगे कि हमने क्या किया। आज भी एस्टेब्लिशमेंट जनरल याजा हो, जनरल अयूब हो, जनरल ज़िया हो या जनरल मुशर्रफ हो, उसके किए धड़े के ऊपर किसी किस्म का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। और जो कुछ ये आज कर रहे हैं ये उससे भी बहुत ज्यादा घटिया और बुरे लेवल के ऊपर चले गए। तो टाउटों की जरूरत इतनी बढ़ गई है कि वो अब अवामी शऊर और इज्तमाही अवामी सोच की तौहीन कर रहे हैं। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाते हुए एक टाउट ने यह भी कहा कि अवाम से भी गलत फैसले हो जाते हैं और उन्हें नहीं माना जा सकता। यानी अवाम का जो गलत फैसला है ना, वो एक ही गलत फैसला है कि उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नकेल नहीं डाली। उन्होंने एक भी डिक्टेटर को जूते मार के नहीं निकाला। अगर लितरॉल की होती ना अवाम ने, तो आज मुल्क में सारा कुछ ठीक होता। बस यही एक अवाम से गलती हुई है, बाकी अवाम ने कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। अवाम कायदे आजम के साथ खड़ी हुई, अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ खड़ी हुई, आज अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अवाम हर मजलूम के साथ खड़ी होती है। अवाम दुरुस्त वक्त में जब भी पाकिस्तान का किसी भी मुल्क के साथ कोई फड्डा होता है, अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी होती है। अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है और पाकिस्तान की सलामती के साथ खड़ी होती है। आज भी अवाम दुरुस्त सिमत में खड़ी है और इमरान खान को मुंतखब करके अवाम ने बताया कि जनाब हम यहां खड़े हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये हमेशा गलत सिमत में खड़े हो जाते हैं जाके, और अवाम के इज्तिमाई शऊर की ये तौहीन कर रहे हैं। अब टाउटों के जरिए से ये कहलवाया जा रहा है कि जनाब जमहूर का अवाम का फैसला गलत था, लिहाजा हमने अपना फैसला लाकर बंद कमरों में मुसल्लत कर दिया। अब किसी को अच्छा लगता है लगे, नहीं लगता ना लगे, क्यों जी, ये कैसे हो सकता है? और ये एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म के टाउटों से जो बयानियां बनवा रही है ना, कल को ये लोग पछताएंगे। अवाम को कई दहाइयों पहले इन नौसरबाजों को पहचान लेना चाहिए था, लेकिन देर हो गया, दुरुस्त हो गया। कम से कम लोगों को अब ये जरूर पता है, और चाहे इमरान खान की वजह से पता है, चाहे और बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से पता है, लेकिन लोगों को पता है कि किसने क्या किया है पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायदीन लाहौर पहुंच गए। हुकूमत एक चीज में कामयाब रही कि रस्ते में कहीं पे भी हुकूमत ने कोई बड़ा इज्तिमा नहीं होने दिया। रस्ते में जहां पे भी रुकने की कोशिश करते थे, गाड़ियां तोड़ते थे, धक्के मारते थे, मार कुटाई करते थे। इनको यानी पूरे रस्ते में इनको फेंटा लगाते 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 ये लोग पहुंच गए जैसे तैसे करके लाहौर। अब लाहौर में इनकी एक्टिविटीज क्या होंगी ये आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन फस्तायत का जो एक निजाम एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ ने मिलकर बनाया है वो अब नजर आ रहा है। नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान की सियासत के साथ किया, अपनी सियासत के आगाज से लेकर आज तक, उसमें कोई भी ऐसी काबिल फख्र चीज नहीं है जिस पे ये खानदान इतरा सके कि ये जमहूरी था या ये जमहूरी रवायात के मुताबिक था। नवाज शरीफ की औलाद भी बिल्कुल नवाज शरीफ के रास्ते में चल रही है। हुकूमत को ये कामयाबी रही कि उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं उनको मौका नहीं दिया पूरे रास्ते में कि वो इकट्ठे हो सके, मगर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले ये कामयाब रहे इस मामले में कि उन्हें बहुत सारे ऐसे मनाजिर मिल गए जो अपोजिशन ढूंढती रहती है कि हमारे ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है। नाज़रीन, जो रशीद यूसुफ का मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया, हंजरवाल में जिनके घर के ऊपर पुलिस ने धावा बोला और उसके बाद वो अस्पताल में जामक हो गया, ये जो हकीकत है वो अब सामने आ रही है। आगा शेख सरवर साहब ने इसको रिपोर्ट किया। वो बताते हैं कि रशीद यूसुफ रिक्शे वाला, रिक्शे का ड्राइवर था और इनके 4 बच्चे। इनके घर में पुलिस आती है और इनके ऊपर बंदूकें तान लेती है, और इनकी जो छोटी बेटी है उसके सर पे बंदूक तानी, वो बड़ा दिल बर्दाश्ता हो गया। इसको घसीट कर ले गए, इसको थाने ले गए और वहां इसका इंतकाल हो गया। अब ये घर वाले बता रहे हैं कि इंतकाल जो है वो थाने में हुआ और फिर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया बाद में कि जनाब ये अस्पताल जाके फौत हो गया। अब ये एक और आदमी का कत्ल हो गया सिर्फ इसलिए कि मरियम नवाज को पसंद नहीं है कि कोई इमरान खान के हक में आवाज उठाए या इमरान खान का झंडा उठाए। तो जो शख्स भी इमरान खान के करीबी होगा या जिस शख्स पे इस बात का अंदेशा होगा कि ये बाहर निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा लगा सकता है, उसके घर पे धावा बोला जाएगा, बच्चों के सरों पे बंदूक रख दी जाएगी और वो शख्स फिर थाने में जाके फौत हो गया। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? देखिए, एक बात जो है ना वो बड़ी ठीक की वहां पे अचकज़ई साहब ने, उन्होंने कहा जी इस तरह इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब कभी भी रेडीमेड नहीं होता। इमरान खान के फॉलोअर्स और उसको चाहने वाले लाखों हैं जो उनको मिले हैं, लेकिन तंजीम की हालत यह है कि कहीं 20 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसे इनकलाब नहीं आता। ये अचकज़ई साहब ने कहा और ये बिल्कुल ठीक उन्होंने आईना दिखाया। हमें ना पाकिस्तानियों को रेडीमेड किस्म का इनकलाब चाहिए कि हम सुबह उठें तो पता चले कि पाकिस्तान में इनकलाब आ गया। हम अपने तौर पे कोई कोशिश करना नहीं चाहते। देखिए, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, एक साथ निकलना पड़ेगा
वरना फिर यही सब कुछ चलता रहेगा और मुल्क और मईशत पूरी तरह से जमूद का शिकार रहेगी। यानी ये निज़ाम अगर ऐसे भी चलता रहे कि लोग ना तो इनकलाब लेकर आए, ना बाहर निकले, ना एहतजाज करें और ना कोई बहुत बड़ा मुजाहरा करें, या लोग रियासत के खिलाफ खड़े भी ना हो और ऐसे इसी तरह चलने भी दें, तो फिर कोई काम नहीं चलेगा। ना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ना मईशत चलेगी, मुल्क जमूद का शिकार रहेगा। क्योंकि लोग बदजन तो हो गए हैं, काम तो कोई करना नहीं चाहता, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा मौका मिल गया कराची में जलसा करने का। तहरीक इंसाफ के लोग काफी एक्साइटेड हैं कि मज़ार कायद पे नजदीक वो एक जलसा कर सकते हैं। ये एक बड़ी कामयाबी बन सकता है अगर अहले कराची निकल आए, क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तो सबसे पहले कराची बाहर आया था। कराची के शहरियों ने एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया था, वहां पे उन्होंने इमरान खान का नारा बुलंद किया था और उसके बाद एक तहरीक बन गई थी। अब कराची के पास दोबारा मौका है कि वो सबसे पहले मोमेंटम बनाए और सबसे आगे बढ़ जाए। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई भी काम जमहूरी नहीं किया, लेकिन मुझे हैरत होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जलसे के रास्ते में रुकावट ना डाले। देखते हैं कि इस मर्तबा ये क्या करते हैं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत क्या है वो तो आप सब जानते हैं। एक डिक्टेटर की तरह जरदारी खानदान इस पार्टी को अब चला रहा है, कोई सवाल करने वाला ही नहीं है। अभी एक वीडियो हम देख रहे थे कादर पटेल साहब की, वो जिस तरह जरदारी साहब को मिले हैं बिल्कुल बहुत नीचे तक पहुंच गए, और जैसे वो मिले हैं पता नहीं अब वो इसको कोई जवाब दे सकते हैं। बहरहाल इस तरह तो कोई किसी को नहीं मिलता जैसे जरदारी साहब को पटेल साहब मिल रहे थे। तो ये अब एक तरह की डिक्टेटर है जरदारियों की इस पार्टी के अंदर। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट का चैनल है एक, उसका सर्वे आ गया सोशल मीडिया पे, उनका डिजिटल चैनल है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ना सहाफत या डिजिटल मीडिया के मैदान में भी खाची मारी है। यानी फिडम हो इस किस्म के सर्वे का। डिजिटल मीडिया को ना ये समझते हैं, ना सोशल मीडिया को समझते हैं, ना इन्हें आइडिया वो कैसे काम करता है, फिर टके का इनको समझ नहीं है उसके बारे में। ये सोशल मीडिया को जानते ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। वो आम आदमी है, वो लॉजिक के ऊपर बात सुनता और करता है। इन्होंने अजीबोगरीब सर्वे कर दिया। सर्वे में एक तरफ कह रहे हैं कि 70% नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, 55% नौजवानों ने यह कह दिया कि पिछले साल की निस्बत हमारी माली हालत खराब हो गई है। ये नौजवानों का सर्वे हो रहा है। और फिर साथ ही कह दिया कि नौजवानों में नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई है। और भाई 70% कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, 55% कह रहे हैं कि हमारी हालत ही बुरी कर दी इन्होंने, और उसके बाद कह रहे हैं जी नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई, पीटीआई की कम हो गई, और फौज के ऊपर नौजवानों का एतमाद बढ़ गया। फिटे वो जनाब ताड़े सर्वे का भी और आपके डिजिटल मीडिया की कार्रवाइयों का भी। यानी डिजिटल मीडिया बनाया तो कुछ थोड़ा लॉजिक के साथ बनाया ना। एक ही सर्वे के अंदर दो तरह की अलग अलग बातें कर दी। एक तरफ कह रहे हैं कि लोग बिल्कुल मुतमईन नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जनाब जिनसे मुतमईन नहीं है उनकी मकबूलियत बढ़ रही है नौजवानों में। हद नहीं होगी। तो ये इसी तरह की कार्रवाइयां हमेशा डालते रहे और ये समझते रहे कौम बेवकूफ है, लोगों को अक्ल नहीं है, लोग बहुत सियाने हैं और लोग एक एक चीज पे नजर रखते हैं। ये 2025 में आपको याद है जब गर्मियां आई थी तो इन्होंने अनाउंस किया था, ये वफाकी वुज़रा बैठ बैठ के टीवी पे अनाउंस कर रहे थे कि जनाब हमने आईपीपी को सेटल कर दिया, अब बेफिक्र हो जाएं, अब बिजली की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। और अब लगातार बिजली की कीमतें कम होने का टाइम आ गया। ये इन्होंने बिजली की कीमतें कम की है ₹1.80, यानी ₹2.25 से ज्यादा का यूनिट इन्होंने बेसिक फिर बढ़ा दिया। एक मरतबा फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया। तो आईपीपी को इन्होंने कहां काबू किया, कहां बिजली की कीमत कम हुई, बल्कि उसकी कीमत बढ़ गई है। वजह यह है कि ये पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही, कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये घरेलू सार्फिन के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की लगातार कम हो रही हैं। तो जितना पाकिस्तान को माशी नुकसान हो रहा है उसके नतीजे में ये फायदा उठा रहे हैं। हुकूमत ये कर रही है कि जनाब ये चीज महंगी कर दो, वो चीज महंगी कर दो, ये भी चीज महंगी कर दो, इनसे ज्यादा पैसा ऐंठ के अपने कौमी खजाने में डाल दो और तरक्याती मंसूबे सारे बंद कर दो और पैसा जमा करो। वक्त आने पे हम इस्तेमाल करेंगे अवाम के खिलाफ और वक्त आने पे हम लोगों में पैसा बांट के वोट भी ले लेंगे। वोट इनको फिर नहीं मिलने। नाज़रीन, अब जरा इंटरनेशनल फ्रंट पे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, लेकिन उससे पहले ईरान में इंटरनेट की टोटल बंदिश रिपोर्ट हो रही है कि मुकम्मल तौर पे वहां पे कोई शट डाउन है इंटरनेट का। ईरान से किसी भी किस्म की मुसद्दका इतलात या मुसद्दका खबरें नहीं आ रही। एक तरफ के लोग हैं जो प्रो ईरान है, वो ये कह रहे हैं कि ईरानी रिजीम को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, छोटा मोटा एहतजाज है लोगों का, और वो उसे कह रहे हैं कि ये बैरूनी ताकतें करवा रही हैं, यानी ईरान के खिलाफ एक साजिश के तौर पे वो इसे देख रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि ईरान के अंदर जो एक इस्लामी हुकूमत है उसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ जो रिपोर्टिंग हो रही है वो ये है कि ईरान का जो रजीम है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है और पहली मरतबा उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। अब ये है दोनों तरफ का मौक़िफ़। हकीकत तो एक है
वो ये है कि अगर इंटरनेट बंदिश करनी पड़ रही है और काफी लोग जो हैं वो जान से चले गए हैं, लोग मारे भी गए, लोग जख्मी भी हुए, जगह जगह पे लोग मुजाहरे कर रहे हैं, कुछ जगह पे पुरतशद्दुद मुजाहरे अगर रिपोर्ट हुए हैं, अगर ईरान के रजीम को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं भी है तो फिर भी खतरा तो है। और ये जो इकदाम हुकूमत उठा रही है कि इंटरनेट की बंदिश या मवासलात की बंदिश, ये साबित करता है कि खतरा है। अब ये कितना खतरा है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ईरान के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और ये अनप्रेसिडेंटेड है, बड़े लंबे अरसे से ऐसा हो रहा है। लेकिन ईरान की हुकूमत गिराने के लिए, वहां रजीम चेंज करने के लिए बहुत सारे अमरीकी हुक्मरानों ने बड़ी कोशिश की है, लंबे अरसे तक कोशिश की है, लेकिन ईरान का रजीम तब्दील नहीं हो सका। अब ईरान के अंदर से जो है वो एक ऐसी आवाज उठना शुरू हो गई है, ऐसा एहतजाज होना शुरू हो गया है जिससे उम्मीदें बांध ली है कुछ लोगों ने। क्या ये उम्मीदें पूरी होंगी, इसका हमारे पास अभी जवाब नहीं है, लेकिन ये जवाब हमारे पास है कि ईरान के अंदर जो अब हो रहा है वो माजी की निस्बत मुख्तलिफ है। इसका रद्देअमल या इसका नतीजा क्या होगा, इसको फिर हम रिपोर्ट करेंगे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। ट्रंप ने ईरान को बड़ी खौफनाक धमकियां लगाई, लेकिन ट्रंप कहता क्या है? वो कहता है कि यहाँ पे एक रजीम है जो मुसल्लत शुदा है। वो ये कहता है कि अवाम की उमंगों के खिलाफ है। वो ये कहता है कि ईरानी अवाम को आजादी चाहिए। वो ये कहता है कि खबरदार, अगर मुजाहिरीन पर सख्ती की या गोली चलाई या ऐसा कोई और हरबा इस्तेमाल किया तो मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा। वो इंटरनेट की बंदिश पे रद्दमल देते हैं अमेरिकन। लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है वो भी ये सारा कुछ पाकिस्तान में कर रहा है और करता चला आ रहा है, लेकिन इस पे अमेरिका बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा रहता है। इलेक्शन पाकिस्तान में चोरी हो गया, हारे हुओं को मुसल्लत कर दिया गया, इंसानी हकूक पामाल कर दिए गए, लीडरों को जेलों में डाला गया, फौजी अदालतों से सजाएं हुई, चादर और चार दीवारी पे बार बार हमले हुए, खवातीन के साथ जुल्म हुआ, कत्लेआम पाकिस्तान में बार बार किया गया, इंटरनेट की बंदिश पाकिस्तान में एक रूटीन बनती रही और फायरवॉल पाकिस्तान में मामूल बन गया, मगर नतीजा अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का कोई जो है वो रद्देअमल नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर जो चीजें होती हैं उन्हें वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला कहते हैं। ईरान के अंदर जो चीजें अगर कम भी हों या ज्यादा हों तो वो उसे एक इंसानी हकूक का मामला कहते हैं और इसे एक बैनुल अक़वामी मामला समझते हैं। तो मामला सिर्फ अमेरिका के कौमी मफाद का है। अमेरिकन ये देखते हैं कि जहां पे उनका कौमी या उनका मुल्की मफाद है वहां पे वो कह देते हैं कि जनाब ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, इस इशू के अंदर पूरी दुनिया को सामने आना चाहिए और हम इसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां पे अमेरिका के मफादात दूसरी तरफ हो और उस रजीम के साथ हो जो रजीम मुसल्लत किया गया हो, तो फिर अमेरिका उसे उस मुल्क का अंदरूनी मामला कह देता है। यही हम देख रहे हैं। लेकिन अमेरिका के अपने अंदरूनी मामला कैसे हैं? खासतौर पर एक खातून जो एहतजाज कर रही थी, उसकी हलाकत के बाद अमेरिका के अंदर एहतजाज शुरू हो गए। काफी एहतजाज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कुछ वीडियोस अमेरिका में, खासतौर पे रिपब्लिकन के जो सपोर्टर्स हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं ना, वो बड़े हार्ड लाइनर्स हैं, वो राइट विंग के लोग हैं। वो ये कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको निकालो यहाँ से। दूसरा, वो जरा थोड़े उनका रद्देअमल और तरह का होता है, उनको सिर्फ रिलीफ चाहिए अपने लिए, अमेरिकन के लिए। जबकि जो डेमोक्रेट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं इन मामलात में। और वहां पे ये जो एक कत्ल हुआ खातून का, उसके बाद मामला काफी ट्रिगर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी सपोर्ट मिली थी ऐसे लोगों से जो डेमोक्रेट से नाराज हो गए थे इसराइल के फलस्तीन के ऊपर अटैक के बाद। मुख्तलिफ चीजें थी जिनकी बिना पे बहुत सारे मुसलमान तबका या जो इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तरजीहन वोट दे दिए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसी जब वापस आके इंप्लीमेंट की तो वो लोग नाराज हो गए। अब हो ये रहा है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन मार्च में आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप खतरे में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अगर वो इलेक्शन हार गए, मिड टर्म इलेक्शन, तो उनको इंपीच कर दिया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप ने इस खतरे का इजहार अपने मुंह से कर दिया। नॉर्मली अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बात नहीं करते कि मुझे इंपीच कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये कह दिया कि अगर मैं ये इलेक्शन हार गया तो मुझे इंपीच कर दिया जाएगा। मिड टर्म इलेक्शन में जो सर्वेदारे हैं उनमें डेमोक्रेट्स की कुछ थोड़ी सी बेहतरी दिखाई दे रही है, जबकि रिपब्लिकन्स क्योंकि वो गवर्नमेंट में है और मल्टीपल इश्यूज हो चुके हैं, कुछ ऐसे स्कैंडल्स सामने आ चुके हैं और कुछ ऐसे इश्यूज हैं अमेरिका के जिन पे डोनाल्ड ट्रंप ने वादे किए थे लेकिन वो काम हुआ नहीं, तो अब लोग थोड़े से खाइफ भी हैं। तो 1.5 साल के बाद क्या लोग अपना मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पे बदल लेंगे? तो जो सर्वेदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स के मुकाबले में रिपब्लिकन्स कम मकबूल हैं इस वक्त और डेमोक्रेट्स शायद ज्यादा सीटें जीत जाएं। अच्छा, अगर डेमोक्रेट्स ज्यादा सीटें जीत जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखें, अभी एक डेवलपमेंट ऐसी हुई है अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी खतरनाक है।
इनके जो सेनेट के अंदर वोट होते हैं ना वो 100 होते हैं। 100 में से 53 जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के हैं, यानी वो जब चाहे सेनेट से कोई बिल या कानून पास करवा सकता है। लेकिन पहली मर्तबा ऐसे हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के 5 सेनेटर्स ने अपोजिशन के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही एक बिल पास करवा दिया। और ये वेनेजुएला के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की ताकत को कंट्रोल करने के लिए ये एक बिल है। सिंपल मैं आपको बताऊं तो यहां पे क्योंकि कानून साजी हो गई और एक बिल पास हो गया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उस सेनेट के अंदर जहां पे डोनाल्ड ट्रंप की अक्सरियत है, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा उन लोगों के नाम लेकर सेनेटर्स के ये कहा कि इन्हें दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। अब आगे इलेक्शन आ रहा है मिड टर्म में, अगर मजीद सेनेटर मिल जाते हैं डेमोक्रेट्स को और डोनाल्ड ट्रंप अपनी यहां पे मेजॉरिटी खो बैठता है, देखें जो उसका कौमी असेंबली जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं, यहाँ हमारे यहाँ पे कौमी असेंबली और सेनेट है ना, वहां पे कांग्रेस और सेनेट है। तो उनकी जो कांग्रेस है वहां पे भी जो फर्क है 7 वोटों का फर्क है, 7 वोटों का फर्क है। और अगर वहां पे वो फर्क मिटाने में कामयाब हो जाती है, अगर 4 बंदे भी टूट के इधर वोट डाल देते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप फारिग है। और ये यहां पे 5 सेनेटर्स का टूट जाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत तो खतरे में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। वो इसलिए क्योंकि देखें इंपीच किया गया अगर डोनाल्ड ट्रंप को तो उसका एक तरीकाकार है अमेरिका में, और वो ये है कि उनकी जो कौमी असेंबली है या जिसको वो कहते हैं कांग्रेस, वहां पे अगर वोटिंग होती है और सिंपल मेजॉरिटी से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला आ जाता है तो इंपीचमेंट हो गई। फिर ये मामला चला जाएगा सेनेट के अंदर, फिर सेनेट बैठेगी, चीफ जस्टिस उनके ऊपर बैठेगा और ये फैसला करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का करना क्या है। और वहां से भी अगर डोनाल्ड ट्रंप को 2/3 मेजॉरिटी से फारिग कर दिया गया तो फिर ये फारिग हो जाएंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हालात बहुत पतले हो जाएंगे और उनके पास हुकूमत चलाने के लिए जो एक ताकत है वो कम हो सकती है। यानी वो नए बिल पास नहीं करवा सकते, नई कानून साजियां नहीं कर सकते, और जो वो मनमानी चीज अगर करना भी चाहें तो वो नहीं कर सकते। दूसरी जानिब उनके मुखालिफिन जो है वो बिल पास कराने की पोजीशन में आ जाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप सदर तो रह सकता है लेकिन वो कमजोर हो जाएगा। इस बात का खदशा डोनाल्ड ट्रंप को भी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया, देखिए ना, ममदानी वाला इलेक्शन वो हार गए, 1-2 और इलेक्शन है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप मुकाबला नहीं कर सके। अभी मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, अगर यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को झटका लग गया, और इसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोलियम मसनूआत बहुत सस्ती की हैं अमेरिका में, लगभग 25% तक पेट्रोल की कीमतें डोनाल्ड ट्रंप ने कम की हैं। वो बहुत सारी चीजों में अपनी पब्लिक को मार्च के महीने तक रिलीफ देने की कोशिश करेगा ताकि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह भी मिड टर्म इलेक्शन में सरवाइव कर जाए। और अगर वो सरवाइव कर गया तो फिर अगले इलेक्शन तक डोनाल्ड ट्रंप काफी सिक्योर हो जाएगा। लेकिन यहां पे इम्कानात बहुत कम है क्योंकि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज और दीगर जो इश्यूज हैं बहुत सारे, वो डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत को डैमेज कर रहे हैं।